pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, ठीक है, उसका हमने एक क्लास ऑलरेडी लगा ली है जिसमें हमने बीओपी का मीनिंग, उसका जो कंपोनेंट से स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जिसमें से करंट अकाउंट हम उसी क्लास में हमने कवर कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट जो 2 कंपोनेंट्स रह गए थे, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, उसको इस क्लास में और इसमें ओवरऑल बैलेंस भी कैसे निकालते हैं इसी क्लास में हम ये सब कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल अकाउंट का मीनिंग। कैपिटल अकाउंट होता क्या है, खुद सोचो। करंट अकाउंट में हमने पढ़ा था वो सारी मतलब क्लेम्स, यहाँ वो सारी चीज़ें लगा लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉरेन सेक्टर से, जिससे हमारी गवर्नमेंट की या हमारे इंडिया की एसेट लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई फ्यूचर क्लेम होता। तो उसका अपोजिट किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस जिससे हमारी कंट्री की एसेट लाइबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा और कोई ना कोई फ्यूचर क्लेम भी होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट आ जाएंगी उन ट्रांजैक्शंस की जिससे एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पर भी फ़र्क पड़ेगा विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है उससे फ्यूचर क्लेम्स भी होंगे। तो कई बार इस चीज़ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ना इसमें कंफ्यूजन आती है। वैसे मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, बाहर से इंपोर्ट की, उसकी पेमेंट कर दी, तो वो उससे हमारी प्लांट एंड मशीनरी, बच्चे तो सोचेंगे कि एसेट बढ़ी है, लेकिन क्या उससे कोई फ्यूचर क्लेम हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ किस में आएगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आ जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर ये उधार में हुई हो कि अभी पेमेंट करनी बाकी है, तो वो चीज़ किस में आएगी, हमारी कैपिटल अकाउंट में आएगी। शुड सच ट्रांजैक्शंस बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट, आंसर इज नो, क्योंकि इससे क्लियर होता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हैं चाहे कैपिटल गुड्स हैं, वो विजिबल, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, मर्केंडाइज ट्रेड, कल किया था ना हमने, उसमें पढ़ना है। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में जो हमने पढ़ा है उसमें रिकॉर्ड होगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ चाहे कैपिटल गुड्स के हो, उसके हमने कैपिटल अकाउंट में टेंशन नहीं लेनी है, हमें लेनी है फ्यूचर क्लेम की हमारी फॉरेन सेक्टर के साथ कोई एसेट लाइबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें मेन तो 2 है, उसके अलावा 3-4 और हैं एडिशनल में। तो मेन है एक तो बोरिंग्स, जो हम लोन ले रहे हैं या फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोरिंग से हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारी एसेट क्रिएट होगी, है ना। बोरिंग भी 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या होती हैं कि जब हमारी कंट्री को बाहर से लोन, बोरिंग्स तो मिलती हैं, लोन तो मिलता है, लेकिन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्या था, प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल होती है, जबकि एक्सटर्नल असिस्टेंस में कंसेशनल, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या है, अवेलेबल होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीज़न ये है कि हो सकता है हमारी बाहर इंटरनेशनल मार्केट में हम किसी के साथ ग्रुप में हैं। आपने शायद कहीं ना कहीं 10th में भी पढ़ा होगा, या जो आर्ट्स वाले बच्चे उन्होंने पॉल साइंस वगैरह में पढ़ा होगा, हमारी जो कंट्रीज होती है ना, उन्होंने एक ग्रुप बना रखे होते हैं बाहर, लाइक सार्क हो गया, नाफ्टा हो गया, आपने शायद ये पढ़ेंगे, एशियन कंट्रीज हो गई है ना, USMCA चल रहा है आजकल। तो ये चीज़ें जब ये लोग ग्रुप बना लेते हैं, तो आपस में जब ये डील करते हैं तो ये सस्ते में करते हैं डील। तो ऐसे अगर हमें लोन कम रेट पे मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल असिस्टेंस, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या, हमारी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होगी जिससे एक नई कंपनी नहीं कह सकते, जिससे एक कंपनी खुलेगी, 10% से ज़्यादा हमारा जो है शेयर्स होंगे उसमें, ठीक है। ओनरशिप की बात करता है ये, लाइक अगर MNCs हो गई, वो सारी किस में आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। कोई मर्जर, कोई एक्विजिशन होता है, बाहर की कंपनी यहाँ की कंपनी के साथ आके पार्टनरशिप कर लेती है, वो न्यू कंपनी खोल लेती है, तो वो सारी किस में आएंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंपनीज के शेयर्स वगैरह परचेज कर लेंगी, मतलब ओनरशिप उनकी नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रही है शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह में, तो वो चीज़ किस में आएगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट्स के कुछ और कंपोनेंट्स में NRI डिपॉजिट, मैंने आपको बताया था NRI डिपॉजिट क्या है, जो यहाँ के लोग बाहर सेटल हो गए हैं, PR मिल गई है उनको, ठीक है, लेकिन वो यहाँ किसी स्कीम में क्या कर रहे हैं, नॉर्मली कोई पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है हमारे लिए, NRI डिपॉजिट। अगर वो नॉर्मल खर्चा भेज रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना, अगर रेमिटेंस वर्ड मैंने यूज़ किया था लास्ट क्लास में, तो वो करंट अकाउंट यूनिलेटरल ट्रांसफर में आएगा। लेकिन अगर वही NRI डिपॉजिट अगर वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ किसी भी स्कीम में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ क्या आएंगी, हमारे NRI डिपॉजिट में आएंगी, ठीक है।
विच आर मेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, नॉन रेजिडेंट इंडियन शुड मेक डिपॉजिट्स इन इंडिया। ठीक है, सो मनी सेंट बाय एनआरआई जो अपनी फैमिलीज को दे रहे हैं वो तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो करंट अकाउंट में होगा, लेकिन जो डिपॉजिट वो यहाँ पे करवा रहे हैं वो हमारा किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। बस ये बात ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हमारा बैंकिंग कैपिटल। एनआरआई डिपॉजिट के अलावा कोई बैंकिंग कैपिटल भी है, ये भी एक कंपोनेंट है किसका, कैपिटल अकाउंट का। ये होती है कोई, अगर हमारे कमर्शियल के बैंक के पास कोई फॉरेन एसेट पड़ी है तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, बैंकिंग कैपिटल में। ठीक है, ऑइंग टू ड्रॉन डाउन ऑफ फॉरेन एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी फॉरेन एसेट को लिक्विडिटी में चेंज कर सकते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज में। मतलब क्या है कि हमारी कमर्शियल बैंक के पास कोई फॉरेन एसेट पड़ी थी, फॉरेन एसेट में हमारी शेयर्स डिबेंचर भी आ सकता है और कोई भी एसेट आ सकती है। ठीक है, तो जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो उसको बेच देंगे, और फॉरेन एसेट को बेचेंगे तो फॉरेन मतलब एक्सचेंज आएगा हमारे पास, डॉलर आएंगे, तो वो चीज़ हमारी इनफ्लो हो गई फॉरेन एक्सचेंज की, है ना। और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ये तो सबसे इजी पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इसमें उधार में सामान सेल परचेज करें, इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो हो रहा है गुड्स का, लेकिन साथ में उसकी पेमेंट नहीं हो रही, तो हमारी यहाँ तो एसेट बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है, तो वो चीज़ किस में आती है, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल में। ठीक है, तो इसको हम ये मानते हैं। सो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, कैपिटल अकाउंट का। जब हम परचेज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में विदाउट इमीडिएट पेमेंट, तो उसकी जो रीपेमेंट करनी है वो हमारे लिए क्या है, एक तरह की लोन है, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और इसको हम कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। और यहीं अगर हमने कुछ सेल की है और पैसा आना है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको पूरे को कंप्लीट करें तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने कंपोनेंट्स पढ़े कैपिटल अकाउंट के, जिसमें हमने बोरोइंग्स और मेन दो तो मेन ही है, बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग भी दो थी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, और एक्सटर्नल असिस्टेंस जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम कंसेशनल रेट पे लोन मिल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कंपनी ओपन करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह हम परचेज करते हैं। इसके अलावा एनआरआई डिपॉजिट हमने पढ़ा कि कोई बाहर का लोग यहाँ पे किसी स्कीम में डिपॉजिट करवा रहे हैं। बैंकिंग कैपिटल, इसके पास कोई फॉरेन एसेट पड़ी थी वो बेच के इसने फॉरेन इन्वेस्ट मतलब एक्सचेंज जो है अर्न किया है। या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो किया लेकिन उधार पे किया, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट पे। इजी, बहुत इजी था। 2 पॉइंट्स डन है। हमने बीओपी पढ़ा, बीओपी के 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जब हम बीओपी का लास्ट में ओवरऑल बैलेंस निकालेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को प्लस कर देंगे, और प्लस कर देंगे अगर कोई एरर एंड ओमिशन है, कुछ गलत था, कुछ इलीगल था, कुछ लिखना भूल गए थे, जो भी गलतियां हुई हमें बनाते हुए अकाउंट, वो सारा ऐड माइनस करके तो हमें क्या निकल आएगा, ओवरऑल बैलेंस जो है निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है एस्टिमेशन है कि 2016-17 में करंट अकाउंट बैलेंस माइनस का ये था, कैपिटल अकाउंट में प्लस का ये था, और एरर एंड ओमिशन इतना था, तो ओवरऑल बैलेंस ये निकल के आया। ये बात समझ आई, इजी। अब एक बात ध्यान रखना, ये ओवरऑल बैलेंस 2 तरीके से हम करते हैं। क्या, ये ओवरऑल बैलेंस 0 भी आ सकता है और 0 नहीं भी आ सकता। जैसे इसमें 0 नहीं आया, तो अगर ये ओवरऑल बैलेंस 0 आ गया तो मतलब हमारी कंट्री जो है इक्विलिब्रियम में है। ये बात ध्यान रखना, मतलब जितनी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन हुई, जितनी कैपिटल की हुई, जितना एक्सपोर्ट हुआ उतना इंपोर्ट हुआ, जितना पैसा आया उतना ही गया, तो हम किस में हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। लेकिन अगर हम 0 में नहीं है, मतलब 0 नहीं है, तो हम किस में हैं, डिसइक्विलिब्रियम। अब ये जो सिचुएशन इकोनॉमी हुई किस चीज़ की हुई, डिसइक्विलिब्रियम की हुई। अब डिसइक्विलिब्रियम 2 तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब इसमें पॉजिटिव था, हाँ पॉजिटिव है, तो हम सरप्लस में हैं, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुए और इम्पोर्ट कम हुए हैं। और अगर यही नेगेटिव का आ जाता, ये माइनस का आ जाता, तो हम किस में थे, डेफिसिट में थे, मतलब हमने इम्पोर्ट ज़्यादा किए और एक्सपोर्ट कम किए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यही है, अगला नहीं इससे अगला वो मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में आएगा। चलो वैसे यहाँ पर तुम्हारा क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओवरऑल बैलेंस। अब आएगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जो हमने तीसरा पार्ट पढ़ा था हमारे बीओपी स्ट्रक्चर का। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, आरबीआई के पास ऑलरेडी जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है वो क्या होगा, हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है। जो फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास ऑलरेडी पड़ा है तो वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो पॉजिटिव बैलेंस निकल के आया, जो ये पॉजिटिव बैलेंस निकल के आया, इससे जो है आरबीआई के रिजर्व्स बड़े होंगे, और अगर यही नेगेटिव होता तो रिजर्व्स कम हो जाते। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। सो द ओवरऑल बैलेंस जो है फाइनली रिफ्लेक्ट किस में होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हम दिखाते हैं। आरबीआई ही कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसी के पास रहते हैं। सारे फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो आरबीआई के थ्रू ही होते हैं। अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव आया, जैसे इस सिचुएशन में आया था, तो हमारे ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाएंगे, और नेगेटिव आया तो हमारे ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है। सो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम कई बार कैपिटल अकाउंट का भी पार्ट दिखा देते हैं रेदर देन अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर ये दिखाते हैं तो हमेशा बीओपी क्या होना चाहिए, बैलेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। पर ये इतनी टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है, इतना सिर्फ इतना मीनिंग याद करो, बहुत है, इनफ है, ठीक है। तो इसको कीजिए। करंट अकाउंट डन है, कैपिटल अकाउंट डन है। ओवरऑल बैलेंस के लिए हमने क्या किया, करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस कोई अगर गलतियां वगैरह हुई थी एरर एंड ओमिशन को ऐड कर लिया। उसमें अगर बैलेंस देख लिया तो पॉजिटिव आया तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बढ़ गए, और नेगेटिव आया तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कम हो गए। वो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम वाला वैसे भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.